हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस तरीके से जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसके साथ एक सिद्धांत भी स्थापित हुआ जिसका नाम था सेफ्टी वॉल। अब ये जो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत था, इसको लेकर हमें इतिहासकारों के बीच मतभेद देखने को मिलते हैं। जहाँ हम देखते हैं कुछ इतिहासकार इससे सहमति जताते हैं, वहीं कुछ इतिहासकार इससे असहमति जताते हुए इसका खंडन भी करते हैं। और इन्हीं सब इतिहासकारों के मतों को लेकर हम देखेंगे किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी घटनाएं थी, ऐसा कौन सा माहौल था, ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये जो सिद्धांत आया, इसको लेकर इतिहासकारों ने किस किस प्रकार से अपने मत दिए। साथ ही हम देखेंगे कि किस तरीके से आधुनिक इतिहासकारों का इस पर क्या विचार रहा। ठीक है, तो आप लोगों से स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ बहुत सीक्वेंस में, बहुत इजी में भी समझाऊंगी, एंड आई एम श्योर एट द एंड आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आपको एटलीस्ट इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि को सबसे पहले देखें तो हम देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो थी वो एक सम्मेलन में की गई थी, जो कि 1885 में बम्बई में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा की गई थी। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शुरुआत में ये जो सम्मेलन था जो कि बम्बई में हुआ, ये पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में हैजा इस तरीके से फैल गया, हैजा का प्रकोप हो गया, जिसकी वजह से पूना इससे वंचित रह गया और ये सम्मेलन बम्बई में हुआ। और उसी सम्मेलन में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि एओ ह्यूम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि यही वो इंसान थे जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप का दौरा किया और बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के प्रमुख राजनीतिक नेताओं से बातें की और इन्हें एक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार किया। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इस सत्र का चाहे जो भी महत्व रहा हो, लेकिन ह्यूम की जो भागीदारी थी कांग्रेस की उत्पत्ति में, उसको लेकर बहुत सारे विवादों ने जन्म लिया। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सेफ्टी वॉल का ये जो सिद्धांत था ये स्थापित हुआ और इसमें लेफ्ट विंग, राइट विंग यानी कि दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्य मार्ग के हर तरीके के इतिहासकार एक लंबे समय तक यही मानते रहे कि इसे राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ लोगों तक ने स्वीकार किया। लेकिन हाल के अनुसंधानों में हम देखते हैं, यानी कि अभी रिसेंटली हम देखते हैं, जो रिसेंट में रिसर्च हुई है उसमें हम देखते हैं कि इसका पूरी तरीके से जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है उन्होंने पूरी तरीके से इसका खंडन किया है, सेफ्टी वॉल के सिद्धांत का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन अगर हम इससे पहले की बात करें, यानी ये तो वो टाइम पीरियड था फिक्स जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन हम इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें कि आखिर ऐसी कौन सी स्थितियाँ बनी कि जिससे एओ ह्यूम जो थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और लोग कैसे शामिल हुए से इसमें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जिस वक्त भारत में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लोग जिनके अंदर ज़्यादा देशभक्ति थी वो नेताओं के रूप में उभरे और उन्होंने देश के अंदर छोटी छोटी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित की। ठीक है, जैसे कि मद्रास में मद्रास महाजन सभा, बम्बई के क्षेत्र में बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है, जो कि दादा भाई नौरोजी ने द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, पुणे में पुणे सार्वजनिक सभा। ठीक है, तो इन सभी संस्थाओं में जो राष्ट्रवादी नेता थे ये अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध कर रहे थे। ठीक है, और अनेक प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं निकाल रहे थे, जिसके माध्यम से क्या होता है कि लोगों को जागरूक करना इनका एक उद्देश्य था और सरकार की बातों का जवाब देना चाहते थे ये उन पत्र पत्रिकाओं के द्वारा और अपनी मांगों को रखना। ये ऐसे कार्य चल रहे थे। ठीक है, लेकिन कुछ ही जगहों पर चल रहे थे, जैसे कि मद्रास, पूना, ठीक है, और बम्बई, जहां हम देखते हैं कि ऐसे कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने विचार किया कि अखिल भारतीय स्तर का एक भारत में मंच होना चाहिए, जिससे कि सभी नेता, जब सबका उद्देश्य अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक ही है, तो वे सब एकजुट होकर एक संस्था बनकर एक मंच पर आए। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण नेता सामने आते हैं, ठीक है, जो कि राष्ट्रवादी थे, उसमें थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता सामने आते हैं और जिनके द्वारा
सकारात्मक रवैया अपनाया गया और उनको एक मंच के रूप में चुनकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। ठीक है, तो ये था इसका बैकग्राउंड, जहाँ से हम देखते हैं कि ए ह्यूम ने तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन ए ह्यूम जो थे वो भी तो एक अंग्रेज़ थे। ठीक है, तो वो भी तो एक अंग्रेज़ अधिकारी थे, वो कोई इंडियन थोड़ी ना थे। लेकिन ये था कि वो बहुत उदारवादी थे, तो इसीलिए उन्होंने साथ दिया। उनके साथ के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो सके। तो उन्होंने दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, इन लोगों का साथ दिया, इनकी बात को आगे रखा और अंग्रेज़ों तक पहुंचाया और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो इसलिए उनका महत्व ज़्यादा रहा। ठीक है, लेकिन शुरुआत जो थी वो भारतीय नेताओं ने ही की थी, जिसमें महत्वपूर्ण है दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये तो रहा हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंट्रोडक्शन क्या रहा, या फिर उसके बैकग्राउंड क्या रहा, या फिर उसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार से थी, तो हमने ये देखा। अब यदि हम बात करें सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत की, ये सिद्धांत कहाँ से आया, तो हम देखते हैं कि एक और सिविल अधिकारी थे, विलियम वेडबर्न, जिन्होंने बायोग्राफी लिखी ह्यूम की, जो कि 1913 में प्रकाशित हुई। और ये बताते हैं, इन्होंने लिखा कि 1878 में 1878 में ह्यूम ने रिपोर्टों के 7 संस्करण देखने पर, यानी कि ह्यूम के उन्होंने रिपोर्टों के 7 संस्करण देखे, और वो बताते हैं कि उन्हें देखने पर पता चलता है कि जो निचले वर्ण के लोग थे वो असंतोष से उबल रहे थे। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार को शक्ति के बल पर पलटने का षड्यंत्र चल रहा था। ठीक है, और वो जिसे देखकर जो ह्यूम थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो उठे और वो लॉर्ड डफरिन से मिले। उन्होंने, यानी कि ये बताने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे वेडबर्न, कि ह्यूम के ही संस्करणों से उन्हें पता चला कि किस तरीके से जब ह्यूम को पता चला कि निचले वर्ण के जो लोग हैं, निचले वर्ग के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और ब्रिटिश सरकार को हटाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ह्यूम बहुत चिंतित हो उठे और वो लॉर्ड डफरिन से मिले, जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो जब लॉर्ड डफरिन से मिले तो उन्होंने शिक्षित भारतवासियों को एक संगठन बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, यानी कि ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन को ये विचार दिया कि अगर हम जो भारतीय शिक्षित हैं उनका एक संगठन बनाएं, ठीक है, और ये शासकों एवं शासितों के बीच संवाद का एक माध्यम बनकर सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे वेडबर्न ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ह्यूम ने ही ये विचार लॉर्ड डफरिन को दिया था कि अगर हम भारतीय शिक्षितों का एक संगठन बना दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये जो इनका गुस्सा है निचले वर्ग का, ये ठंडा हो जाएगा और हम अपने काम में सफल हो जाएंगे और हम अच्छे से शासन को चला सकेंगे। ठीक है, जिसे देखकर जहाँ से ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत आया, और उन्होंने ये सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत है, बेसिकली ये जो सिद्धांत है ये इस तरीके से लिया, जैसे कि एक कुकर होता है ना, आपने कुकर देखा होगा घर में, कुकर में चावल बनते हैं, दाल बनती है, मतलब बेसिकली सब जो भी बनता है, उसमें एक ऊपर एक होल बना होता है प्रेशर निकालने के लिए। ठीक है, तो प्रेशर निकालने के लिए वो जो होल बना होता है ढक्कन के ऊपर, उसे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत बोला गया, कि जिस तरीके से उस कुकर में जब प्रेशर बनता है ना, तो लगता है कि हाँ वो कुकर किसी भी टाइम फट जाएगा, तो उस कुकर को, वो कुकर ना फटे लेकिन वो गैस निकल जाए और वो जो प्रेशर है वो निकल जाए, तो वो उस होल के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही गई है कि सेफ्टी वॉल्व उसी तरीके से काम करेगा और इस तरीके से एक जो जनक्रांति होने वाली थी उसको रोकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वेडबर्न है ये बताते हैं कि एक तरीके से जो कांग्रेस की स्थापना हुई ये ब्रिटिश राज की ही उपज थी, यानी कि ब्रिटिश राज की ही उपज थी, उन्होंने अपने लिए इसकी स्थापना की। ये कोई इंडियंस के लिए नहीं था कि आपके ऊपर उपकार करा, नहीं, उन्होंने अपने ही लिए किया ये। ठीक है, तो ये सिद्धांत यहाँ से आया। ठीक है, हमें यहाँ से देखने को मिलता है। वहीं यदि हम देखें कि ये जो सिद्धांत था, जब सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत आया तो इसे लेकर अलग अलग इतिहासकारों के मत थे, जहां हम देखते हैं कि आरंभिक राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने विश्वास किया कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इसका प्रयोग कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किया है, और इसी से मार्क्सवादी इतिहासकारों ने षड्यंत्र के सिद्धांत का विकास किया। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो रजनी पामदत्त ने लिखा कि कांग्रेस भारत में एक जन विद्रोह को रोकने के षड्यंत्र से पैदा हुई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से सेफ्टी वॉल्व का ये जो सिद्धांत है 1950 के दशक में गलत सिद्ध हो गया था।
जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 1950 के दशक के जो लास्ट में के ईयर होते हैं उसमें, यानी कि अंतिम वर्षों में, लॉर्ड डफरिन के जो निजी कागजात थे वो भी सामने आ जाते हैं, और उससे एक कहानी है जो बनाई गई थी सेफ्टी वॉल्व की, ये भी झूठी साबित होती है। ठीक है। और वहीं हम देखते हैं कि आज के जो इतिहासकार हैं, ठीक है, जो कि ह्यूम को वो खुफिया रिपोर्टों की 7 संस्करण की जो कहानी थी, ये वो इस बात को सिद्ध करते हैं आज के इतिहासकार कि ये एक मनगढ़ंत कहानी थी। ठीक है। जिससे, क्योंकि ये जो वेडबर्न था वो ये प्रूफ करते हैं कि एक मित्र जो था वो जीवनी लेखक, इसे ह्यूम को ऐसे देशभक्त अंग्रेज के रूप में चित्रित करने के लिए गढ़ा गया है जो एक आसन संकट से ब्रिटिश राज को बचाना चाहता था। ठीक है। यानी कि वेडबर्न जो था वो एक मित्र लेखक था उसका, तो उसने बेसिकली ये बताया कि किस तरीके से जो ह्यूम था वो अपने ही लोगों के लिए इतना ज़्यादा, या अपने ही देश के लिए इतना ज़्यादा देशभक्त था कि अपने लोगों को बचाने के लिए उसने ऐसा किया। बेसिकली यहाँ पे वेडबर्न ये बताना चाहता है, और इस बात को जो आधुनिक इतिहासकार हैं उन्होंने मनगढ़ंत बताया और झूठा साबित किया। साथ ही हम देखते हैं कि बिपिन चंद्रा ने कहा है कि समय आ गया है कि सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत को उन्हीं महात्माओं को सौंप दिया जाए जिन्होंने इसे आरंभ किया है, और कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम की एक बहुत ज़्यादा केंद्रीय भूमिका थी। हालांकि हो सकता है कि सेफ्टी वॉल्व या फिर षड्यंत्र के सिद्धांत में उनकी भूमिका की बहुत अधिक अतिशयोक्ति की गई हो, यानी कि बुराई की गई हो, लेकिन वास्तव में ह्यूम एक राजनीतिक उदारवादी थे जिनके मन में भारतीयों के बढ़ते असंतोष के बारे में बहुत साफ साफ विचार थे, और इसीलिए उन्होंने एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जो भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व करे और सरकार के विपक्ष की भूमिका निभाए। ठीक है। तो ह्यूम के यहाँ पे विचारों को बिपिन चंद्र जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से उनके जो इरादे थे वो बिल्कुल सही थे, कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। उन्होंने भारतीयों के ही हक में बात की और उन्हीं के लिए ये बनाया था। ठीक है। तो ये सब मनगढ़ंत कहानी थी, जो ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है ये सिर्फ एक झूठी कहानी है। ठीक है। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो जाता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि दिसंबर 1885 में जन्म लेने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आरंभ से ही ऐसे क्षेत्रीय मतभेदों को दूर करने की कोशिश की, जिसमें पहले कांग्रेस के सत्र ने घोषणा की कि राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित और मजबूत करना उसका प्रमुख उद्देश्यों में से एक होगा। ठीक है। जहां हमें 1828 में ये देखने को मिलता है कि तय किया गया कि हिंदू या मुस्लिम प्रतिनिधियों की भारी बहुमत की आपत्ति करने पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा। 1889 में पारित एक प्रस्ताव में पारित विधायिकाओं के सुधार की मांग की गई, तो उनमें एक अल्पमत की धारा को प्रमुख स्थान दिया गया। इन सभी प्रयासों को घोषित उद्देश्य एक ऐसा मंच तैयार करना था जिस पर भारत के विभिन्न भागों के राजनीतिक चेतना संपन्न लोग एकजुट हो सके। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करना नहीं, कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो उन सबको एकजुट करना था और एक मंच तैयार करना था, और इसका आयोजन संसद की तर्ज पर होता था। सत्रों का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता था। साथ ही साथ कांग्रेस शुरुआत से ही कुछ अहम कमजोरियों की शिकार रही, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी जो थी वो असमान प्रतिनिधित्व और भारतीय समाज के गैर कुलीन समूहों के पूरे अलगाव की थी। ठीक है। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस तरीके से, यानी कि अगर हम इस पर बात करें कि किस तरीके से ये जो असमान प्रतिनिधित्व था, तो हम देखते हैं कि 1885 में क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले वार्षिक सत्र में 72 गैर सरकारी भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है। तो ये मतलब ये एक बैकग्राउंड है कि मतलब आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसके पीछे की क्या वजह है। इसमें क्या होता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले वार्षिक सत्र में क्या होता है, 72 गैर सरकारी भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस की ज़्यादातर रिपोर्टों का दावा जो था उनमें समाज के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल थे, और वो अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनमें शामिल थे वकील, सौदागर, बैंकर, भूस्वामी, पत्रकार, चिकित्सक, धर्मगुरु, सुधारक। और इस तरह क्या था कि भारत में कांग्रेस का जो आंदोलन था ये सीमित सुधारों की एक सीमित कुलीनवादी राजनीति के रूप में शुरू हुआ, यानी कि इसमें जितने भी लोग थे वो सब बहुत पढ़े लिखे थे, कोई भी अनपढ़ नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जो निचले वर्ग से हो या वो अपनी बात रख रहा हो। ठीक है। तो इसीलिए इनका ये जो बात कही गई कि इसमें असमान प्रतिनिधित्व था। ठीक है। तो वहीं हम देखते हैं इसी के साथ ये भी देखने को मिलता है कि एक सीमित कुलीनवादी राजनीति के रूप में
शुरुआत होती है इसकी, लेकिन उसमें अपनी सीमाओं के बावजूद एक सर्वसमावेशी राष्ट्रीय एकता जो थी वो स्थापित करने की कांग्रेस ने पूरी पूरी कोशिश की और एक बहुत ही अहम राजनीतिक मांग उठाई कि सरकार का आधार व्यापक बनाया जाना चाहिए। ये मांग कांग्रेस ने ही उठाई और साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजनीति यानी कि भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति की मुख्य धारा का जो प्रवाह है, हम देखते हैं कि यहीं से शुरू होता है कि ठीक है, जिसके अंतर्गत अगर हम इस निष्कर्ष की बात करें तो हम देखते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अनेक राष्ट्रवादी नेताओं के सहयोग से हुई, लेकिन इसके संस्थापक जो थे वो एओ ह्यूम थे। ठीक है, तो इन्हें एक सर्वमान्य नेता के रूप में चुना गया, लेकिन अनेक बातों पर विचार रखते हुए ये साबित हो जाता है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों द्वारा कराई गई थी। यानी कि जिस टाइम पे जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो ये बात सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वेडबर्न का एक वो आ जाती है ना, वो बायोग्राफी प्रकाशित करते हैं 1913 में, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो कांग्रेस है ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है। ठीक है, जिसको लेकर एक डिबेट भी है, जिसमें लाला लाजपत राय जो बोलते हैं वो भिक्षाटन की राजनीति भी बोलते हैं इसको, मतलब उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, बेसिकली मैं बता रही हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, तो ऐसा भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग टिप्पणियाँ की जाती हैं। ठीक है, इसको लेकर सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत को लेकर, लेकिन यहाँ पे उस टाइम पे ये प्रूव हो जाता है, लेकिन आज के हिस्टोरियन ने इसका पूरी तरीके से खंडन किया है, बताया कि किस तरीके से ये जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है ये मनगढ़ंत था। ठीक है, ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, जनाधार बढ़ने के कारण सरकार ने अपनी प्रक्रिया को बदल दिया और अपना समर्थन सर सैयद अहमद खां को दे दिया। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ देखने को मिलता है कि अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं और सर सैयद अहमद खान को पूरा पूरा समर्थन देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरल हमें देखने को मिलती है। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।